कल सुबह जब आप ईंधन भरवाने पेट्रोल स्टेशन जाएंगे तो एक बार कीमतों पर गौर करना, फिर दूसरे पंप पर जाना, फिर तीसरे पर। आपको क्या नजर आएगा? चाहे वो HP हो, रिलायंस हो या इंडियन ऑयल, दाम लगभग हर जगह एक समान होंगे। शायद 1-2 पैसे का मामूली अंतर हो। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? हमें बताया जाता है कि 2010 के बाद से बाजार स्वतंत्र यानी डीरेगुलेटेड है, यानी कंपनियां अपनी मर्जी से कीमतें तय कर सकती हैं। लेकिन अगर ये वाकई फ्री मार्केट होता तो प्रतिस्पर्धा दिखती ना। कोई ग्राहक खींचने के लिए सस्ता बेचता, कोई गुणवत्ता के नाम पर महंगा, लेकिन सब एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि जिसे आप मुकाबला समझ रहे हैं वो दरअसल एक कार्टेल है। ये एक ऐसा ढांचा है जिसे आज से 150 साल पहले एक व्यक्ति ने तैयार किया था और वो आज भी उसी सटीकता से काम कर रहा है। साल 2016 की बात करें, जब जियो आया था, मुफ्त कॉल्स, अनलिमिटेड डेटा, पूरा देश जैसे दीवाना हो गया था। आपने सोचा होगा कि अंबानी साहब कितने उदार हैं, लेकिन अगले 24 महीनों में क्या हुआ? एयरसेल खत्म हो गया, वोडाफोन आइडिया को अस्तित्व बचाने के लिए हाथ मिलाना पड़ा, डोकोमो और यूनिनॉर जैसे नाम इतिहास बन गए। 3 साल के भीतर पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री सिर्फ 3 बड़ी कंपनियों में सिमट गई, जिसमें जियो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। वो मुफ्त डेटा आपके लिए नहीं, बल्कि प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का एक निवेश था। उस बिसात पर आप ग्राहक नहीं, बल्कि एक मोहरा थे। ये रणनीति नई नहीं है, इसे 1.5 सदी पहले जॉन डी रॉकफेलर ने सिद्ध किया था। रॉकफेलर, इतिहास का सबसे धनवान व्यक्ति। आज के हिसाब से उनकी संपत्ति $400 अरब से अधिक थी। कहा जाता है कि उनके चरम पर अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था का 2% हिस्सा अकेले उनके पास था। लेकिन रॉकफेलर की असली विरासत पैसा नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जो उन्होंने विकसित किया। आज अमेज़न, गूगल, रिलायंस और अडानी जैसी दिग्गज कंपनियां उसी के पदचिन्हों पर चल रही हैं। रॉकफेलर का उदय और उसकी विचारधारा। जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 1839 में न्यूयॉर्क में हुआ। उनके पिता एक ठग थे जो नकली दवाएं बेचकर लोगों को ठगते थे, जबकि उनकी मां एक सख्त धार्मिक महिला थी। इस परवरिश ने उन्हें चालाकी और एक अजीब तरह का नैतिक विश्वास दिया। रॉकफेलर का मानना था कि वो जो कर रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी है और वो पूरी इंडस्ट्री को व्यवस्थित करने के लिए चुने गए हैं। 1859 में जब तेल की खोज हुई तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग कुएं खोदने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। लेकिन 20 साल के रॉकफेलर ने वो देखा जो बाकी नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने समझा कि तेल निकालना जुआ है, कभी तेल मिलता कभी नहीं, लेकिन तेल को साफ करना यानी रिफाइनिंग असली व्यापार है, क्योंकि चाहे तेल कोई भी निकाले, उसे साफ करवाने के लिए रिफाइनरी के पास आना ही होगा। 1863 में उन्होंने अपनी पहली रिफाइनरी खोली। 2 साल में वो क्लीवलैंड की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई। लेकिन वहां 30 अन्य प्रतिद्वंदी भी थे। मुनाफा कम था और मुकाबला कड़ा। यहीं रॉकफेलर ने वो दांव चला जो आज भी कॉर्पोरेट जगत की नींव है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसे सरल भाषा में समझे, अगर आप चाय बेचते हैं और दूध, चीनी, चाय पत्ती दूसरों से खरीदते हैं तो सबका मुनाफा जुड़कर आपकी लागत बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप अपनी डेयरी खोल लें, अपनी चीनी की मिल लगा लें और खुद चाय उगाएं तो बीच के सारे बिचौलिए खत्म। रॉकफेलर ने यही किया। उन्होंने बैरल बनाने वाली फैक्ट्रियां खरीदी, अपने गोदाम बनाए और खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया। उनकी लागत सबसे कम हो गई। साथ ही उन्होंने रेलवे के साथ गुप्त समझौते किए, जिससे उन्हें माल ढोने में भारी छूट मिलने लगी। अब वो अपना माल इतना सस्ता बेच सकते थे कि उनके प्रतिद्वंदी घाटे में आकर बर्बाद हो जाएं। क्लीवलैंड का कत्लेआम और मोनोपोली। 1872 में उन्होंने क्लीवलैंड मैसेकर को अंजाम दिया। उन्होंने हर प्रतिद्वंदी को ऑफर दिया, अपनी रिफाइनरी मुझे बेच दो। जो मान गए उन्हें अच्छा दाम मिला, जो नहीं माने उनके खिलाफ रॉकफेलर ने प्राइस वॉर छेड़ दी। कीमतें इतनी गिरा दी कि सामने वाला दिवालिया हो गया। महज 3 महीनों में उन्होंने 26 में से 25 रिफाइनरियों पर कब्जा कर लिया। उनकी बाजार हिस्सेदारी 4% से बढ़कर 25% हो गई। 1879 तक रॉकफेलर अमेरिका की 90% तेल रिफाइनिंग को नियंत्रित कर रहे थे। ये एक पूर्ण एकाधिकार यानी मोनोपोली था। जब एक ही कंपनी सब कुछ तय करे तो ग्राहक के पास कोई विकल्प नहीं बचता। ट्रस्ट का जन्म और भारत का रॉकफेलर। जब सरकार ने एकाधिकार को अवैध घोषित करना शुरू किया तो रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट बनाया। यह आज की होल्डिंग कंपनी का पूर्वज था। कागजों पर कंपनियां अलग थीं, लेकिन नियंत्रण एक ही हाथ में था। आज गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट या फेसबुक की मेटा इसी मॉडल की नकल करती हैं।
भारत में इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी धीरूभाई अंबानी थे। उन्होंने भी वही वर्टिकल इंटीग्रेशन अपनाया। कपड़ों से शुरुआत की, फिर धागा बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स में आए, फिर रिफाइनरी लगाई और अंत में तेल निकालने के काम में भी उतर गए। आज रिलायंस जामनगर रिफाइनरी से लेकर आपके हाथ में मौजूद जियो फोन तक पूरी चेन को कंट्रोल करता है। ये रॉकफेलर की उसी 150 साल पुरानी प्लेबुक का मॉडर्न वर्जन है। विरासत, दानवीरता या रणनीति। जब जनता रॉकफेलर से नफरत करने लगी तो उन्होंने अपनी छवि सुधारने के लिए फिलैंथ्रोपी यानी दान का रास्ता चुना। रॉकफेलर फाउंडेशन के जरिए उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में करोड़ों रुपए निवेश किए। इससे दो काम हुए, पहला टैक्स की बचत और दूसरा समाज में एक मसीहा वाली छवि। आज बिल गेट्स से लेकर मार्क जकरबर्ग तक हर बड़ा उद्योगपति इसी मॉडल का पालन करता है। फाउंडेशन के जरिए वो नीतियों और सरकारी फैसलों को प्रभावित करते हैं, जिसे रेगुलेटरी कैप्चर कहा जाता है। निष्कर्ष, आप क्या कर सकते हैं? आज आप जो भी करें, आप किसी न किसी तरह इस सिस्टम का हिस्सा हैं। Amazon से सामान मंगाना, गूगल पर सर्च करना या जियो का सिम इस्तेमाल करना, विकल्प केवल एक भ्रम यानी इल्यूजन है। रॉकफेलर का बनाया ये ढांचा आज हमारे जीवन के हर पहलू में समा चुका है। इस सिस्टम में रहने के 3 रास्ते हैं। स्वीकार करना, ये मान लेना कि दुनिया ऐसी ही है और सुविधाओं का लाभ उठाना। विरोध करना, छोटे व्यापारियों का समर्थन करना, जो कि एक कठिन और थका देने वाला रास्ता है। समझदारी, सिस्टम से लड़ने के बजाय उसका हिस्सा बनना। उन दिग्गज कंपनियों के शेयर धारक बनना जो बाजार पर राज करती हैं। रॉकफेलर ने कहा था, प्रतिस्पर्धा एक पाप है। उनके लिए कुशलता का अर्थ था सब कुछ एक हाथ में होना। जॉन डी रॉकफेलर भले ही 1937 में चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ खेल आज भी जारी है। सिस्टम को समझना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।